नमस्कार दोस्तों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट एजुकेशनल पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए राजनीतिक विचारकों पे चर्चा कर रहे थे, जिस पे पहले विचारक जो हैं वो प्लेटो हैं। उस पे हम लोगों ने शुरू किया है। प्लेटो पे कई सारे वीडियो इससे पहले डाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग प्लेटो की चिंतन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो की चिंतन पद्धति कैसी थी? तो कई प्रकार की थी, एक पद्धति नहीं कहा जा सकता है इसको। इनकी जो पद्धतियाँ थी वो थी द्वंद्वात्मक, दूसरा विश्लेषणात्मक, सौदेशात्मक, निगमनात्मक, सदृश्यात्मक और ऐतिहासिक। ये इनकी पद्धतियाँ थी। तो कोई पार्टिकुलर पद्धति को ये फॉलो नहीं करते थे। मिसलेनियस पद्धति इनकी थी। तो जो मैथिलशिप जो है, मैथिलशिप ने अपने शब्दों में वर्णन किया है कि उसकी यानी प्लेटो की पद्धति न तो आगमन पद्धति और न निगम पद्धति कह सकते हैं। यह तो एक प्रकार की रचनात्मक पद्धति है। इसमें सिद्धांत का निर्माण और उसका व्यवहार में प्रयोग साथ साथ चलता है। इसका मतलब है कि जो इनकी जो पद्धति है वो तो ना आगमन है और ना निगम पद्धति है। यह एक प्रकार की रचनात्मक पद्धति। इसमें सिद्धांत का निर्माण और उसका व्यवहार, यानी कि आप सिद्धांत भी उसी समय बनाएंगे और उसका प्रयोग भी उसी समय करेंगे, और जब वो सत्य की कसौटी पे खड़ा उतरेगा तो उसको फिर आप लागू करेंगे। ये मैथिलशिप के शब्द हैं जो उन्होंने अपने शब्दों में प्लेटो के बारे में कहा है। अब हम लोग एक एक कर प्लेटो के जो सिद्धांत है उसके बारे में, पद्धतियां हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली जो है द्वंद्वात्मक पद्धति है। इसमें प्लेटो ने सुकरात से ये सीखा है। सुकरात अपना सारा जीवन द्वंद्वात्मक पद्धति यानी क्वेश्चनिंग फॉर्म में ही वो अपना सारा जीवन निकाल दिए, और प्लेटो ने भी उन्हीं से सीखा। आप जानते हैं प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। इससे होता क्या है, पाठक विचारशील बने रहते हैं। यानी कि ये जो द्वंद्वात्मक पद्धति जो प्लेटो ने सुकरात से सीखकर जो इस्तेमाल की है अपनी पुस्तकों में, उससे जो पाठक हैं वो विचारशील बने रहते हैं। यानी कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सोचने पे मजबूर हो जाती है और वो खुद ही एक बेहतर सत्य पे आके रुक जाते हैं। विचार सत्य की ओर चलते हैं। इसमें जो विचार होते हैं वो सत्य, जो रेलेवेंट हो, जो पक्का हो, जो बेहतर हो, उसकी ओर चलते हैं। इस विचार के समर्थक जो हैं वो हैं वार्कर। वार्कर कहते हैं कि मस्तिष्क के विचार आपस में टकराकर सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये वार्कर के शब्द हैं। वार्कर लिखते हैं ऐसा कि मस्तिष्क के जो विचार हैं वो द्वंद्वात्मक पद्धति से आपस में टकराते हैं और सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस विचार के विरोधी भी हैं। इस पद्धति के जो आलोचना करते हैं उनका कहना है कि उत्तर से अधिक प्रश्न पर जोर दिया जाता है, जिससे मस्तिष्क भ्रांत हो जाता है, मस्तिष्क भ्रमित हो जाती है। ये विचार जो उसके आलोचक हैं इस सिद्धांत के, इस पद्धति के, वो कहते हैं। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक पद्धति क्यों अपनी पुस्तक में शामिल की? इसका उद्देश्य क्या था? तो 3 उद्देश्य के लिए: सत्य का अन्वेषण, सत्य की अभिव्यक्ति और सत्य की परिभाषा। ये 3 चीज़ के लिए वे इस द्वंद्वात्मक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर इसके बेस में सत्य है कि आप सवाल करें, जवाब दें, फिर सवाल करें, खुद ही जवाब दें, सवाल करें, जवाब दें, और अंत में आप सत्य पे जाके आप रुक जाएंगे। ये इस पद्धति की खासियत है। विश्लेषणात्मक पद्धति जो विश्लेषण से प्राप्त होती है, उसमें क्या है, तो मौलिक तत्वों को विभाजित कर पृथक पृथक अध्ययन करना। विश्लेषणात्मक पद्धति जो है उसमें कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, या कोई लाइन है, या कोई थाउट है, कोई विचार है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर प्रत्येक को पृथक पृथक देखा जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो प्लेटो ने इस पद्धति का प्रयोग आत्मा के लिए किया। पहला तो आत्मा में उन्होंने 3 भाग में आत्मा को बांटा, 3 निर्माणकारी तत्वों में पृथक किया। पहला विवेक। तो पहले वो किसी व्यक्ति की विवेक को देखते थे, फिर उसके साहस को, फिर उसकी क्षुधा को, उसकी लालच को, तब वो बताते थे कि आदमी कैसा है। तो ये एक विश्लेषणात्मक हो गया। विवेक, साहस, क्षुधा, आत्मा के लिए वो कहते हैं। प्लेटो ने इस पद्धति का प्रयोग राज्य के लिए भी किया है। राज्य के निर्माणकारी वर्गों को भी 3 भाग में बांटा है।
पहला उन्होंने दार्शनिक राजा, दूसरा सैनिक, फिर उत्पादक वर्ग। जो प्लेटो का हमेशा से एक थॉट रहा है कि राजा कैसा होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए। अगली जो पद्धति है सौदेश्यात्मक पद्धति है। इसमें वस्तु की गति उसके उद्देश्य द्वारा ही निरूपित होती है। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु जो है वो कहाँ जाएगी, कोई व्यक्ति क्या काम करेगा, ये उसके उद्देश्य द्वारा ही तय होता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ने को इच्छुक है तो उसका उद्देश्य है पढ़ना, तो उसकी जो गति है, उसका जो डायरेक्शन है, वो उसके उद्देश्य पर ही, उस अपने उद्देश्य को कितना बेहतर कर सकता है तो उसकी गति तय होगी। एक क्लासरूम में कई सारे बच्चे रहते हैं, तो कोई अपने उद्देश्य को प्रबल कर लेता है तो उसकी गति पढ़ने को लेकर तेज हो जाती है। कोई अपने उद्देश्य को नॉर्मल रखता है तो उसकी गति, कुल मिलाकर ये उद्देश्य से संबंधित है। सौदेश्यात्मक पद्धति। प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत का दार्शनिक आधार सौदेश्यता ही है। प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत हैं, जो लोगों को समझाते हैं, वो सौदेश्यात्मक ही आधार उसका है। दार्शनिक जो पहलू है इसका, वो सौदेशात्मक ही है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का दार्शनिक आधार। अगला जो है निगमनात्मक पद्धति है। ये दार्शनिक पद्धति है, ये दार्शनिक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति। मतलब आप कोई छोटी चीज़ पहले लेते हैं, फिर उसको विश्लेषण कर उस पर सवाल पूछ के जवाब दे के ऐसे करके उसको आप विशेष बना देते हैं। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति है। प्लेटो इसी पद्धति के आधार पर रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण करते हैं। आप जानते हैं प्लेटो रिपब्लिक उनकी जो रचना है उसमें वो आदर्श राज्य की चर्चा वर्णन करते हैं, चित्रण करते हैं। तो वो इसी निगमनात्मक पद्धति पर ही वो इस बात को, आदर्श राज्य का चित्रण अपने रिपब्लिक रचना में करते हैं। अगला जो है सदृश्यात्मक, एग्जाम्पल के साथ। प्लेटो ने इस पद्धति में अधिकतर दृश्य भौतिक जगत से लिए हैं। वो एक उदाहरण लेते थे, एक उपमा लेते थे और उससे समझाते थे। परंतु कुछ जो है सुकरात की भांति कलाओं से भी लिए हैं, कुछ कला रचना इनसे भी लिए हैं। नहीं तो जनरली प्लेटो भौतिक जगत से लेते थे जो उनके आसपास होता था। जैसे रिपब्लिक में कुत्ते के सादृश्य का प्रयोग किया है। रिपब्लिक जो उनकी रचना है उसमें उन्होंने कुत्ते का इस्तेमाल किया है, जो कि अति महत्वपूर्ण तर्क देते हैं कुत्ते को लेके। कहते हैं कि चौकीदारी के लिए नर कुत्ता और मादा कुत्ता एक समान है, उसी प्रकार राज्य के लिए संरक्षक बनने के लिए पुरुष और स्त्री एक समान है। मतलब अगर चौकीदारी के लिए नर कुत्ता और मादा कुत्ता एक समान हो सकता है तो राज्य के संरक्षण के लिए भी स्त्री और पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए। जो अगली और लास्ट पद्धति है उनकी ऐतिहासिक पद्धति है। तो प्लेटो ने अपने बुक रिपब्लिक में इतिहास के अध्ययन के आधार पर राज्य के विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है। वो पुरानी ऐतिहासिक राज्यों को, पुराने पुस्तकों को पढ़ते हैं और उसमें उसके अवस्थाओं का वर्णन करते हैं कि राज्य एक्चुअली होना कैसा चाहिए। राजा दार्शनिक होना चाहिए, राज्य में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इनकी कुल पद्धतियाँ हैं प्लेटो की। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके ज्ञान में इजाफा होगा। अगला वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा, तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। धन्यवाद।